नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में डायनोमीटर्स जो टॉपिक है उसका एक सब टॉपिक है फ्राउड डायनोमीटर, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डायनोमीटर क्या काम आते हैं। डायनेमोमीटर अगर हम बात करें तो एक तरह से ये ब्रेक्स हैं, लेकिन इन्हीं ब्रेक्स को ही यूज करते हुए हम अंततः डायनेमोमीटर के द्वारा किसी भी शाफ्ट पर कितनी पावर हमें मिल रही है, जैसे इस चित्र में मान लेते हैं इंजन की शाफ्ट है तो ये कितनी पावर हमें दे रही है। यानी जैसे ये कार का इंजन है, कार के इंजन की शाफ्ट और यहाँ पहिया जुड़ा हुआ है तो पहिए पर हमें कितनी पावर मिल रही है। इसको यदि हमें एक्सपेरिमेंटली यानी एक्यूरेट एक्चुअल में कितनी मिल रही है उसे ज्ञात करना है तो हम डायनेमोमीटर को यूज करते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि डायनेमोमीटर्स कई प्रकार के होते हैं, जिनका मोटे तौर पर जो वर्गीकरण करते हैं वो होता है एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप। जब हम डायनेमोमीटर को, जो भी उपकरण होता है अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे, उसके द्वारा इस शाफ्ट की पावर कितनी हमें मिल रही है उसको जांचते हैं या मापते हैं, पता करते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान यदि इस शाफ्ट की पावर को यह डायनेमोमीटर की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि यह इसकी पावर को खर्च कर देता है यानी उसको अवशोषित कर लेता है, तब तो हम इस प्रकार के डायनेमोमीटर को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप। और यदि वो इस मेजरमेंट के दौरान उस पावर को खर्च नहीं करता है, खत्म नहीं करता है और आगे यूज के लिए जाने देता है, ट्रांसमिट करता है, तब उस प्रकार के डायनेमोमीटर को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइप डायनेमोमीटर। तो यहां पर जो आज हम पढ़ रहे हैं फ्राउड, एक साइंटिस्ट का नाम है फ्राउड, उन्होंने इस डायनेमोमीटर का आविष्कार किया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्राउड डायनेमोमीटर। ये किस कैटेगरी में आता है, अभी मैंने बताया एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रोप ब्रेक डायनेमोमीटर बताया था, वो भी एब्जॉर्प्शन टाइप था, तो ये भी एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर है। यानी आपसे यदि पूछा जाता है कि फ्राउड डायनेमोमीटर किस प्रकार का है, एब्जॉर्प्शन टाइप या ट्रांसमिशन टाइप, तो आप क्या जवाब देंगे, एब्जॉर्प्शन टाइप। ठीक है। फ्राउड डायनेमोमीटर को हम हाइड्रोलिक ब्रेक डायनेमोमीटर भी बोलते हैं। देखिए, ब्रेक वहां पर शब्द यूज होगा जहां पर कि शाफ्ट के ऊपर ब्रेक लगे, यानी जब ये प्रणाली उसके ऊपर कार्य करेगी तो इसकी गति कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेक डायनेमोमीटर। हाइड्रोलिक क्यों बोला, क्योंकि ये जो भी अभी सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें पानी का प्रयोग होता है, पानी यहां से अंदर आता है और यहां से बाहर जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और पानी का मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक डायनेमोमीटर भी इसको हम बोलते हैं, या फ्लूइड डायनेमोमीटर। ठीक है। तो देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डायनेमोमीटर का कि डायनेमोमीटर से पावर कैसे नापी जाती है, तो वो मैं यहां पर थोड़ा समझाता हूं कि मान लेते हैं कि ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है। ठीक है, ये शाफ्ट इस तरह से, ये शाफ्ट है, इंजन से आ रही है जिसकी पावर हमें मेजर करनी है, ये घूम रही है, ये यूं घूम रही है। तो इसकी पावर मेजर करने का क्या तरीका, बिल्कुल कॉमन तरीका है। क्या तरीका है, हम इसके ऊपर कोई ना कोई चीज ऐसी, इसके ऊपर इस प्रकार से इसके ऊपर एक युक्ति लगाएंगे जो इस पर क्या प्रभाव डालेगी, इसकी गति को, घूर्णन गति को रोकने का प्रयास करेगी। समझ में आया। जैसा मैंने रोप ब्रेक डायनेमोमीटर में बताया था, इसके ऊपर एक पुली होती है, पुली के ऊपर रस्सी होती है, वो लिपटी होती है, दोनों सिरों को यदि खींचे तो वो पुली के ऊपर ब्रेक लगाएगी घर्षण के कारण। पुली किस पर जुड़ी है, शाफ्ट पर जुड़ी हुई है। समझ में आया। तो वो जो रोप है, घर्षण के कारण हमने उसको खींचा तो घर्षण के कारण पुली के साथ घूमने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लेते हैं कि एक पावरफुल इंजन के ऊपर पुली लगी हुई है, पावरफुल इंजन के ऊपर एक पुली लगी हुई है और आपसे कहा जाता है कि उसको हाथ से दबा के रोको,
तो आप उसे हाथ से दबाओगे, जैसे ये पुली घूम रही है, मान लेते हैं पुली यूं घूम रही है और इसको यहां से हाथ से दबा के रोको, लेकिन आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप इसको रोक सकें, तो क्या होगा कि आपका हाथ भी इसके साथ साथ नीचे जाएगा। क्यों? घर्षण के कारण नीचे जाएगा। अर्थात ये शाफ्ट यानी ये पुली, आपने हाथ जब इसके ऊपर दबाया तो आपके हाथ को भी साथ साथ नीचे ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने जितना भी इस पर बल लगाना था लगाया और मेरे हाथ को, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इसको यहीं रखता हूं, ठीक है, तो लेकिन मुझे मेरे हाथ को यहीं रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक आघूर्ण कहिए या कुछ भी कहिए, आपको ऐसा फीलिंग आएगी, ऐसा अनुभव होगा कि मैं इस पुली के, मेरे को हाथ को ऊपर की तरफ रोकने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क, रजिस्टिंग टॉर्क, घर्षण, आघूर्ण, ठीक है। तो हम इस, जो मुझे जोर लगाना पड़ रहा है इस हाथ को यही मेंटेन करने के लिए, इसी पोजीशन में रखने के लिए, क्यों? क्योंकि ये तो घर्षण के कारण हाथ को नीचे ले जाना चाह रही है, लेकिन मैं इसको वहीं रोकना चाह रहा हूं, तो मैं कुछ ताकत लगा रहा हूं। वो ताकत मुझे पता है कि मैं कितनी लगा रहा हूं, और वही ताकत ये पैदा कर रहा है, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी डायनोमीटर की कार्य प्रणाली का। अर्थात सीधी सी बात यह है, जिस शाफ्ट का हमें आउटपुट नापना है उस पर हमें किसी न किसी प्रकार से ब्रेक लगाने, लेकिन पूरा नहीं रोकना है, ब्रेक लगाने। तो जो भी ब्रेकिंग प्रणाली है वो उसके साथ साथ घूमने की कोशिश करेगी, तो ब्रेक तो लग नहीं पाएगा। ब्रेक तभी लगेगा जब उसको, जो भी हम बल लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, जैसे ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को दबा रहे हैं तो इस पर घर्षण तो लग रहा है, लेकिन मान ले दबाने के साथ हाथ इसके साथ साथ ही फ्रीली घूमने लग जाते तो रुकेगा ही नहीं। तो ये कब रुकेगा? जब ये हाथ दबे तो सही लेकिन अपनी जगह पर रहे, अर्थात इसके साथ साथ नहीं घूमे, तो हमें इसको रोकना पड़ता है। बस रोकने के लिए हमें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, वही इसके द्वारा पैदा की गई ताकत है, इसके द्वारा पैदा की गई ताकत या पावर है। ब्रेक डायनोमीटर में हमने किस प्रकार से व्यवस्था करी थी? रस्सी के द्वारा। फ्राउड डायनोमीटर में हम किसके द्वारा ये व्यवस्था करते हैं ब्रेक लगाने की? पानी के द्वारा। तो अब हम इसकी संरचना समझते हैं। इसमें देखिए संरचना बहुत सिंपल है, लेकिन देखने में थोड़ी जटिल सी लग रही है। क्या चीज है ये है, ये शाफ्ट है इंजन की, ठीक है, जिसकी पावर हमें नापनी है। इस शाफ्ट के ऊपर ये पीले रंग से दिखाई है मैंने, एक गोल डिस्क है, इतनी मोटाई की एक गोल सॉलिड ठोस डिस्क इस शाफ्ट के ऊपर कसी हुई है। ये समझ में आया? कसी हुए का मतलब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये डिस्क भी घूमेगी। इस डिस्क को हम बोलते हैं रोटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोटर, ठीक है। तो रोटर जो अब आपसे पूछा सकता है फ्राउड डायनेमोमीटर में रोटर किस पार्ट पर कसा जाता है? उस शाफ्ट पर कसा जाता है जिसकी की पावर हमें मेजर करनी है। अब आगे इसकी संरचना समझो। ये इस तरह से एक गोल डिस्क है, पूरी मोटी, लोहे का एक पार्ट है, धातु का एक पार्ट है, लेकिन इसमें इस तरफ और इस तरफ छोटी छोटी ऐसे जैसे कटोरियां नहीं होती हैं, इधर से भी एक कटोरी कटी हुई है, इधर से भी कटोरी कटी है, कटोरी की शेप अंदर से, ये देखा है ना, ऐसे अंदर से ऐसे कटोरी की शेप कटी हुई है, ऐसे परिधि पर इस तरह से कटोरियां कटी हुई। यानी अगर मैं जैसे यो सॉलिड डिस्क है तो इधर की बात करूं तो एक कटोरी इधर 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 इधर, यानी ऐसे गोल गोल खांचे इसमें एक निश्चित दूरी पर, निश्चित कोण पर कटे हुए हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक वैसे ही है जैसे आपने हाइड्रोलिक्स में, वाटर टरबाइन में, पेल्टन टरबाइन पढ़ा होगा, उसमें बकेट्स होती हैं, उसकी ब्लेड्स होती है, ऐसे कटोरी के आकार की होती है, पानी टकराता है बाहर जाता है, पानी टकराता है बाहर जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये है। ये तो हुई सिंपल संरचना रोटर की। फिर एक केसिंग होती है जो रोटर को चारों तरफ से ढक कर रखती है। पहले तो केसिंग जो भी बनावट है कैसे कसी गई है वो यहां पर हम नहीं समझना चाह रहे, हम केवल इसका बेसिक कार्य प्रणाली, ये कार्य कैसे करता है ये समझ रहे हैं। तो एक ये जो नीले रंग से दिखाई है पूरी एक केसिंग है। जैसे गोल्ड डिस्क है,
इसके चारों तरफ ये लोहे की एक केसिंग है, जैसे इसने इसको ढका हुआ है, इसे चारों तरफ से। सीधी सी बात क्या रही, ये भी एक गोल मोटी डिस्क है, लेकिन इसमें बीच में एक खांचा कटा हुआ है जिसमें क्या सेट हो जाती है, ये रोटर या पीले रंग की डिस्क जो शाफ्ट पर कसी हुई है। बिल्कुल सिंपल है। कैसे इसको कसा गया उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो बाहर की जो संरचना है जिसको हम बोलते हैं केसिंग, स्टेटर या केसिंग। केसिंग माने कवर, स्टेटर का मतलब जो रुक कर रहता है, जो रुका रहता है, गतिशील नहीं होता। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, स्टेटर भी बोल सकते हैं, केसिंग भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ये इस प्रकार से होती है कि शाफ्ट जो है वो इस केसिंग के अंदर फ्रीली घूम सकती है। अर्थात यदि इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो केसिंग नहीं घूमेगी। अभी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। यदि इस शाफ्ट को घुमाते हैं तो क्या घूमेगा, ये पीले रंग का रोटर घूमेगा केवल, बस। अब आप कहेंगे सर फिर ये टिका हुआ किस पर है? मशीन में जो भी संरचना है, जो भी सपोर्ट है, बियरिंग्स है, उन पर ये टिके हुए हैं। कौन? स्टेटर। लेकिन रोटर के साथ या शाफ्ट के साथ ये नहीं घूमता। ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझना है। अब इसकी आंतरिक संरचना कैसी है? जैसे इसमें अंदर यो कटोरियां कटी हुई थी, इधर खांचा, इसका उल्टा इसमें होता है। यानी ये जो मोटी दीवार थी केसिंग की, इनमें अंदर की तरफ कटोरियां कटी हुई है। ये कटोरियां कटी हुई, कटोरी मतलब बकेट या पॉकेट्स, छोटे छोटे इस तरह से अंडाकार। आधा ये साबुत अंडा है, इस अंडे को यदि बीच में से काट दिया जाए और अंदर कुछ नहीं है, इसका सारा अंदर का जो मैटर है वो मटेरियल हटा दिया हमने, तो दो खोल बचेंगे। ऐसे तो बचेंगे दो खोल, ठीक है। तो ये जो अंदर की संरचना यानी जो दबी हुई छेद वाली, गड्ढे वाली, जिसमें कुछ भर सकते हैं, वो संरचना ये है। इसके ठीक विपरीत इस तरह से इसके इस वाली सतह पर, इस वाली और ठीक आमने सामने। ये समझ में आया? ठीक है। तो ये तो इसकी संरचना है। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला ये स्टेटर है, ठीक है, या केसिंग है, ये नहीं घूमती, स्थिर रहती है। तो इसमें एक साइड से एक पैसेज बनाया जाता है, एक नाली बनाई जाती है, जहां से होज पाइप यानी रबर के पाइप के द्वारा पानी को अंदर भेजा जाता है। ठीक है। ये पानी इसमें अंदर घूमता है, कैसे घूमता है भी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी साइड से रोटर और केसिंग के बीच में गैप होता है, ये जहां भी गैप है वहां से पानी आता हुआ इस साइड से बाहर निकल जाता है। तो ये वाटर इनलेट और ये वाटर आउटलेट। यहां तक समझ में आया? अब ये कार्य कैसे करता है? बहुत सिंपल है कि हम इसमें पानी की सप्लाई शुरू कर देते हैं। समझ में आया? तो अभी ये कुछ चल नहीं रहा है, तो पानी इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, और ये जो इन बकेट्स के बीच का जो गैप है इन सबको भर देगा। जितने भी सेट हैं इस तरह से सेट हैं उनको सबको भर देगा, लेकिन चल कुछ नहीं रहा है। तो पानी यहां से आएगा और यहां से निकल जाएगा। अब मैंने इंजन को चलाया। जब इंजन को चलाया तो शाफ्ट घूमी तो ये पीले रंग का रोटर घूमा। अब होता क्या है? हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज घूमती है उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो चीज बाहर की तरफ भागती है। अब ये यूं घूम रहा है, तो यहां जो पानी है वो बाहर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है। जब ये उल्टा निशान बन गया, ये बाहर भागेगा, इधर बाहर भागेगा, यूं इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से भागेगा अंदर से बाहर। ये निशान ऐसे लगेंगे, ये नीचे लगेगा, ये भी, ये तो सही है, बाहर अंदर ऐसे। ठीक है। ये उल्टा हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब देखिए कि पानी इसमें भरा हुआ है। पानी जब ये घूमेगा तो इस हिस्से का जो पानी है वो भी इसके साथ घूमेगा तो पानी बाहर भागेगा। जितनी भी बकेट्स हैं उनमें पानी अंदर से बाहर की तरफ भागेगा। जब पानी अंदर से बाहर भागेगा तो चूंकि इसकी सतह ऐसी है यूं, तो पानी यहां से चलेगा, यूं जाएगा। अब आगे कहां जाएगा? क्योंकि अंदर से और पानी आ रहा है, तो ये पानी यूं गोल गोल घूमेगा। ये पानी इस तरह से घूमेगा, अर्थात इसमें घूमेगा यूं, फिर इसमें आएगा और यूं घूमेगा। अर्थात इसमें पानी इस तरह से घूमेगा, ये यूं
ये यूं अंदर से बाहर, यूं अंदर से बाहर। अर्थात पानी के अंदर जैसे ही इसने घूमना शुरू किया और ये पूरा भरा हुआ है, तो जो भी पानी इन बकेट्स के बीच में फंसा हुआ है उसमें भंवर बनेंगे। पानी बहुत तेजी से यूं यूं घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यूं घूमेगा। ठीक है, भंवर बनेंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स या एडी, एडी करंट, इंग्लिश में एडी बोलते हैं, वैसे भंवर। जैसे आपने देखा होगा, जो बरसात का पानी भर जाता है, कहीं सड़क पर गड्ढा है या नाले का मुंह है, तो पानी एकदम तेजी से घूमता है, उसको वोर्टेक्स बोलते हैं। आपको समानता से कोशिश कर रहा हूं समझाने की, तो वैसे ही इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ रोटर की एनर्जी इस पानी को चलाने में काम आ रही है। ठीक है, और पानी में खुद में शांतता होती है, घर्षण होता है, तो वो एनर्जी इस पानी के लिक्विड घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन में काम आएगी। जैसे अपन दही भिगोते हैं या मिक्सी में कोई चीज बनाते हैं, लिक्विड डाल के पीसते हैं, जैसे अमरस बनाते हैं, काफी देर तक चलाएं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मोटर की एनर्जी थी उसने उसको घुमाया तो वो एनर्जी हीट में बदल गई। क्यों? क्योंकि पानी की परतों के बीच में घर्षण था, जिसको अपन बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये जो रोटर की एनर्जी है यानी शाफ्ट की एनर्जी है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन में बदल गई। जैसे अपन ने रोप डायनामोमीटर पढ़ा था, वहां पर वो सॉलिड फ्रिक्शन, क्योंकि पुली भी सॉलिड थी, रस्सी भी सॉलिड थी, तो उनके बीच में घर्षण क्या कहलाता है, सॉलिड फ्रिक्शन। तो वहां पर ऊर्जा सॉलिड फ्रिक्शन में बदली और अंत में जाके हीट में बदल गई। यहां पर ऊर्जा लिक्विड फ्रिक्शन में बदली, फिर ये हीट में बदल जाएगी, यानी पानी गर्म हो जाएगा। और अगर इस पानी को हमने बाहर नहीं निकाला तो पानी गर्म होता चला जाएगा, भाप बन जाएगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये पानी इस रोटर से होकर स्टेटर में जाएगा तो एक तरह से टरबाइन का काम करेगा। कौन? ये टरबाइन की बकेट है। जब पानी इसमें जाएगा और बाहर निकलेगा तो ये स्टेटर पानी के माध्यम से इस रोटर पानी के माध्यम से इस स्टेटर को घुमाने की कोशिश करेगा। अर्थात ये रोटर अगर यूं घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, तो अब पानी के कारण स्टेटर को भी अपने साथ घुमाने की कोशिश करेगा, यानी पीला वाला पार्ट नीले वाले पार्ट को अपने साथ घुमाने की कोशिश करेगा। यानी रोटर जो है वो स्टेटर को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो स्टेटर की बाहर की बॉडी है उसको मैंने कस के पकड़ लिया, घूमने नहीं देता उसको, जैसा स्थिर ही रखता हूं उसको, इसीलिए मैंने इसको स्टेटर बोला है। तो क्या ये घुमा पाएगा उसको? नहीं घुमा पाएगा। लेकिन जितनी टॉर्क या आघूर्ण मेरे को इसको रोकने के लिए लगाना पड़ रहा है, उसी को हम पावर कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब इसकी कार्य प्रणाली क्या रही कि पहले शाफ्ट घूमेगी, फिर ये रोटर घूमेगा, तो इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो इस रोटर के जो बकेट्स हैं उनमें घूमेगा, फिर उससे स्टेटर के बकेट में जाएगा, चारों जितने भी सेट हैं इस तरह से जितने भी सेट हैं उनमें जाएगा। उसके कारण स्टेटर भी घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन हम स्टेटर को घूमने नहीं देते, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वही प्रयास यूज होगा पावर कैलकुलेट करने, यानी वही टॉर्क। तो इसी का साइड व्यू मैंने यहां बनाया। जो भी ये इस तरह से गोल है स्टेटर केसिंग, इस तरह से गोल है, इसको मैं इधर से देखूं तो ये इस तरह से गोल दिखेगी। इसके आगे मैंने एक भुजाएं बना दी, ऐसे लोहे का ही एक पार्ट आगे तक निकाल दिया। ठीक है, नीला ये पीला इसके अंदर रोटर है, ये पीला इसके अंदर रोटर है। बाकी ये बकेट्स वगैरह मैंने नहीं दिखाई, यहां समझा दिया। ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर रोटर लगा हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये रोटर इस दिशा में घूमता है, जैसा मैंने बताया घूम रहा है, मतलब पानी वोर्टेक्स इसमें बन रहा है, पानी के कारण स्टेटर भी घूमने की कोशिश करेगा। तो आप बताइए स्टेटर किधर घूमेगा? स्टेटर को भी अपने साथ इसी दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये स्टेटर घूमेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेटर का मैंने यहां आगे पार्ट निकाल दिया और इसको स्प्रिंग बैलेंस, एक कमानी तुला, ठीक है, यही के लिए मेरे हाथ से मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, नीचे नहीं जाने देता इसको मैं। लेकिन ये रोटर तो इसको साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है,
जब ये इसको साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ेगा कि ये इसी अवस्था में क्षैतिज रहे। तो जो बल मैं लगा रहा हूं वो किससे ज्ञात किया जाता है? यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस या कोई भी माध्यम मैंने लगा दिया जो हमें ये बल बता देगा कि इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ कितना बल मैंने लगाया। ठीक है, तो कितना बल लगाया मैंने उसको बल को यहां पर S से लिखा है क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें जो भी रीडिंग आएगी वो बल बताएगी। अब मान लेते हैं केंद्र से, शाफ्ट के केंद्र से इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी L है। तो बताओ आघूर्ण कितना हुआ इस बल का? बल गुणा दूरी आघूर्ण। अर्थात इस रोटर को रोकने की कोशिश जो हम कर रहे हैं वो पानी के द्वारा जो हो रही है वो कितने आघूर्ण के द्वारा हो रही है? बल गुणा दूरी। ये आघूर्ण यानी ब्रेकिंग टॉर्क मैंने लगाया। तो ब्रेकिंग टॉर्क कितना हुआ? S इंटू L। S क्या है? ये स्प्रिंग जो बल दर्शा रही है वो है इसको क्षैतिज रखने के लिए, तो वो S बल गुणा दूरी। तो टॉर्क अपन ने निकाल लिया। पावर का सूत्र हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब रोप डायनेमोमीटर बताए थे कि जब घूर्णन गति होती है तो पावर का सूत्र होता है आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। तो आघूर्ण हम ज्ञात कर चुके हैं SL गुणा 2πn/60। n यहां क्या है? n इस शाफ्ट या रोटर का RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट, प्रति मिनट कितने चक्कर लगा रहा है। इसको हम, एक युक्ति होती है टेकोमीटर। टेकोमीटर एक डिजिटल आते हैं, सीधा इससे टच करते हैं, वो रीडिंग दे देता है कि कितने चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है। तो n RPM हम पता कर सकते हैं। यदि कोई भी वस्तु n RPM लगा रही है यानी n चक्कर प्रति मिनट लगा रही है, जैसे मान लेते हैं 120 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है, तो ओमेगा कितना होता है? 2πn/60। तो पावर कितनी हो गई? SL इंटू 2πn/60 वाट। तो इस तरह से हम फ्राउड डायनोमीटर के द्वारा बहुत एक्यूरेटली ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक क्यों बोला? क्योंकि ब्रेक लगाकर पावर ज्ञात की जाती है जो पहिए पर हमें प्राप्त होती है, ब्रेक हॉर्स पावर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आपको हाइड्रोलिक ब्रेक डायनोमीटर यानी ब्रेक फ्राउड डायनोमीटर जो एब्जॉर्प्शन टाइप होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।